पनामा नहर, दूरदर्शिता, बलिदान और प्रगति की कीमत का एक स्मारक। एक दुनिया सागरों से बटी, पसीने और इस्पात से जुड़ी, दो महासागरों को जोड़ती एक जलधारा, मानो नरक खोदकर बनी हो। पनामा नहर ने कैसे आधुनिक दुनिया को लगभग तोड़ दिया। पनामा नहर को 75,000 इंसानों की मेहनत, अदृश्य हत्यारों के आगे दलों का बलिदान और पहाड़ की हार चाहिए थी, जो चुनौती देने वाले को दफनाने को तुला था। सुरंग के अंततः पूरा होने से पहले 27,000 लोग मर चुके थे और दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग शक्तियां विनाश के कगार पर पहुंच चुकी थी। उनका सपना था दो महासागरों को जोड़ना और व्यापार मार्ग बदलना। पर पनामा में सरलता जंगल से मिली और हार गई। स्वेज की जीत के बाद फर्डिनेंड लेसेप्स और उनके समर्थक बड़ी महत्वाकांक्षाओं और भाव के फावड़ों के साथ पहुंचे। नक्शे पहले ही बन चुके थे और अनुबंधों पर हस्ताक्षर हो चुके थे। इस्तमोस के किनारे किनारे शिविर पनपने लगे। फिर धरती भी शत्रुतापूर्ण हो उठी और बारिश लगातार व तेजी से बरसने लगी। कीचड़ ने मशीनें निगल ली। अचानक चाग्रेस नदी उफान पर आ गई और रातों रात महीनों की मेहनत बेकार कर दी। कुलेब्रा, वो पहाड़ जो हर कटान पर इंसानों को निगलता था, वहां एक और भूस्खलन हुआ, पर बदतर हवा में था। तंबुओं की गर्मी में बुखार तेजी से बढ़ने लगा। पीत ज्वर और मलेरिया कर्मचारियों और क्लर्कों में समान रूप से फैल गया। डॉक्टर उस अदृश्य रहस्य से लड़ रहे थे। सभी खराब हवा, दलदली धुंध को दोषी ठहराते, पर छोटे पंखों को नहीं, जो शाम से सुबह तक उड़ते। मच्छर हर जगह थे, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया और उन्हें रोकना नामुमकिन था। कैंप के किनारे कब्रिस्तान बढ़ते जा रहे थे और कब्रों की संख्या प्रगति से आगे निकल रही थी। वेतन बहुत कम पड़ रहा था। उपकरण जहां वे रुके थे, वहीं जंग लगकर खराब हो रहे थे। पेरिस में बढ़ती लागत और गिरते विश्वास के कारण आशा एक घोटाले में बदल गई। फ्रांसीसी प्रयास के विफल होते होते जंगल ने कटानों पर कब्जा कर लिया और इस्तमुस ने अपनी कीमत वसूल ली। बाकी बचा था बस मलबा, मिट्टी में धंसा स्टील और एक सवाल जिसका जवाब किसी इंजीनियर के पास नहीं था। उस जमीन को कैसे वश में करें जो छूने वालों को भी मार डालती है। और फिर वो जमीन खुद थी, कुलेब्रा कट, मिट्टी और चट्टान का एक पहाड़। ये बार बार ढह जाता, मशीनों को निगल लेता, खामोशी से मजदूरों को निगल लेता और साथ ही महीनों की प्रगति को भी निगल जाता। 1889 तक फ्रांसीसी प्रयास दिवालिया हो चुका था। जंगलों में जंग लगे उपकरण भर गए थे और मृत्यु दर बढ़ रही थी। नहर दुनिया का सबसे बड़ा अधूरा निशान बन गई। आखिरकार 1904 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कमान संभाली। उन्हें फ्रांसीसी सपनों का कब्रिस्तान मिला। पटरियां बेलों से ढकी थीं, बॉयलर कीचड़ में धंसे थे और मजदूरों की महत्वाकांक्षाएं एक खामोशी में बदल चुकी थी। और नया हमला धूमधाम से नहीं, पसीने से शुरू हुआ। कैरिबियन से आए मजदूर दिन में 10 घंटे गर्मी में काम करते थे। वे फावड़े चलाकर हथेली में छाले और डायनामाइट लगाकर पसलियां हिला रहे थे। वे चट्टान पर प्रहार करते थे, जो रात होते ही स्वयं ठीक हो जाती थी। हर भूस्खलन दिन का काम मिटा देता। इतिहास की जिद्दी लकीर सा और विशालता ही उसकी भाषा बन गई। 200 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी अधिक मिट्टी, जिससे गीजा के 80 बड़े पिरामिड भरे जा सकते थे, उसे खिसकाने पर राजी करना पड़ा। लोकोमोटिव से बड़े स्टीम शोवेल कुलेब्रा कट में धंस गए। स्टील के जबड़े एक पहाड़ को चबा रहे थे, जो आसानी से नहीं झुका। उनके पीछे ट्रेनें मलबे को ढोती। उनके लोहे के पहिए ऐसी धड़कन की तरह टिक टिक करते, जिसे आप टन में माप सकते थे। यहाँ प्रगति मार्च नहीं, घेराबंदी थी। दिन ब दिन इस्तमुस कीचड़, गर्मी और पत्थर के अटूट धैर्य के साथ जवाब देता रहा। फिर भी रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। हर कटान और धमाके के साथ मानो मानवीय इच्छा एक महाद्वीप का आकार बदल सकती हो। पर सबसे घातक दुश्मन अब भी अदृश्य था। न चट्टान थी, न कीचड़, वो एक मच्छर था। पीत ज्वर और मलेरिया ने कैंपों में तबाही मचा दी।
अस्पताल में बिस्तर एक के ऊपर एक लगे थे और लंबे गलियारों में ताबूतों की कतारें थी। एक हफ्ते में दल खत्म हो जाते थे। ये प्रोजेक्ट उसी खाई की ओर झुक रहा था जिसने फ्रांसीसियों को निगल लिया था। तभी एक अलग सेना आई। विलियम गोरगास वॉल्टर रीड के क्यूबा से मिले सबूत से लैस थे। पीत ज्वर एडिस इजिप्टी के काटने से फैलता है, तो अगर वाहक मर जाए तो बुखार भी मर जाएगा। और नहर क्षेत्र अस्तित्व की एक प्रयोगशाला बन गया। टीमें रजिस्टरों और सीढ़ियों के साथ चारों ओर फैल गई। खिड़कियों पर जाली लगाई जा रही थी और घरों को एक एक करके सील कर धूनी दी जा रही थी। पानी के बैरल ढके गए और हौजों में तेल डाला गया। गड्ढों को सुखा दिया गया। दलदली जमीन सुखाने के लिए नालियां खोदी गईं। प्रजनन स्थलों को जलाया गया। मच्छरों से होने वाली मौतें तेजी से गिरी। महीनों में पहली बार मजदूर बारिश का मौसम झेल पाए। साप्ताहिक निरीक्षण में हर घर को साफ सुथरा घोषित किया जाता था। कब्रिस्तानों को भी सुखा दिया गया। ये एक युद्ध जैसा था, क्योंकि ये ठहरे हुए पानी और बहती हवा के खिलाफ था। आखिरकार मौत का ग्राफ नीचे झुकने लगा। 2 साल के भीतर पीत ज्वर नहर क्षेत्र से पूरी तरह गायब होने लगा। मलेरिया, जो हजारों में फैला, कम होता गया। अस्पताल के वार्ड खाली हुए। तनख्वाह की लाइनें अंतिम यात्रा से लंबी हो गईं। और बुखार टूटने पर लोहा और पसीना पत्थरों से जूझ सकते थे। बीमारी पर नियंत्रण होते ही खुदाई का काम सटीकता से होने लगा। अब अमेरिकियों ने नहर का सबसे बड़ा दांव खेला। गटुन ताले, कंक्रीट और स्टील के दैत्य, हर एक फुटबॉल के मैदान से भी लंबा, जो समंदर को उठाने के लिए बनी एक चलती फिरती सीढ़ी थी। बनने के बाद हर चैम्बर जहाजों को समुद्र से 85 फीट ऊपर उठाता, फिर नरमी से नीचे उतार देता। उन्होंने गहराई के बजाय ऊंचाई को चुना। गटुन में एक विशाल बांध जंगली चाग्रेस नदी को शांत कर एक विशाल झील बना देता, और ये ताले 2 दुनियाओं के बीच के कब्जे बन जाते। मजदूरों ने नींव को सीधे चट्टान में तराशा, जिसमें बजरी, रेत और सीमेंट को एक साथ मिलाया गया। ऊंचे केबल वे पेंडुलम की तरह बाल्टियां घुमाते, मिश्रण को परतों में डालते, जो दांतों साथ जुड़ जाती। दीवारों के भीतर एक गुप्त आकार लिया। उन्होंने जल सुरंगें इतनी चौड़ी बनाई कि ट्रक निकल सके। वॉल्व और पाइप जुड़कर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण इंजन बनाते थे। अब नहीं थे, सिर्फ पानी, वजन और सटीक समय का तालमेल था। लोहे की चट्टानों से उठे ताले के द्वार खोखले, कीलों से जड़े और तैरते हुए थे, जो किनारों पर लगी छोटी इलेक्ट्रिक मोटरों से अपनी धुरी पर घूम सकते थे। प्रत्येक दरवाजा अपने झूले से कसकर जुड़ता। एक सही मेल जो एक अंतर्देशीय समुद्र को रोके रखता। सुरक्षा जंजीरों व आपातकालीन बांधों के लिए फेंडर तैनात थे, क्योंकि एक गलती महाद्वीप के शॉर्टकट को खत्म कर सकती थी। दीवारों पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पटरियों को जकड़ते, जहाजों को सटीकता से खींचते, ताकि स्टील पत्थर से न टकराए। कंट्रोल हाउस में एक लघु डिस्प्ले बोर्ड चमक उठा, और एक ही लीवर सैकड़ों टन के दबाव को नियंत्रित कर रहा था। वॉल्व खुलते, सुरंगों में पानी तेजी से घूमता और चैम्बर मिनटों में ऊपर उठता। पानी ऐसे घूमता और झाग बनाता मानो सांस ले रहा हो। पहले सूखे और फिर गीले परीक्षणों से परखा गया। जहाजों की जगह रेत की बोरियां इस्तेमाल हुई। फिर असली जहाजों ने इतिहास रचा। कंक्रीट अड़िग रहा, दरवाजे ना हिले, और एक सुबह एक मालवाहक जहाज 3 कदम ऊपर चढ़ा, मानव निर्मित झील पार कर फिर 3 कदम नीचे उतरा। ये साबित हुआ कि लोहा और इंसान समुद्र को झुका व उठा सकते हैं। 1914 में 1 दशक के संघर्ष के बाद पहला जहाज पनामा नहर से गुजरा, लेकिन प्रगति की कीमत भयानक थी। फ्रांसीसी और अमेरिकी प्रयासों के बीच 27,000 से ज्यादा जानें गई, लेकिन इसका प्रभाव भूकंपीय था। दुनिया के व्यापार मार्ग रातों रात बदल गए। नहर ने उन जहाजों के सफर से 13,000 किलोमीटर कम कर दिए जो कभी दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाते थे। 1914 में पनामा नहर के खुलने से पहले न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक की किसी भी जहाज की यात्रा
ये खतरनाक सफर लगभग 35 दिनों का हुआ करता था। जो यात्रा 1 महीने से अधिक की थी वो घटकर कुल 14 दिनों की हो गई। दशकों पहले की पहली यात्रा से लेकर आज के बड़े स्टील जहाजों तक ये महासागरों की सीढ़ी हर मार्ग के साथ चुपचाप दुनिया का नक्शा बदलती रहती है। जंगल के कटान से लेकर वैश्विक धमनी तक नहर आज शांत शक्ति के स्मारक के रूप में खड़ी है, जो 2 महासागरों की रीढ़ में गुथी है। दुनिया ने नई दूरियां सीखी, पुरानी महत्वाकांक्षाओं को छोटे रास्ते मिले। नहर पर हर बार उठने गिरने से इंसानियत संभव को साकार करने का अभ्यास करती है। 27,000 सपने देखने वालों की कब्रों से 75,000 मजदूरों की जीत तक, पनामा नहर महत्वाकांक्षा की कीमत पर एक जीती जागती सीख है। तो मानव सरलता की और कौन सी अनकही कहानियां सामने आने का इंतजार कर रही हैं? दुनिया की गहरी सुरंगें, ऊंचे बांध और शानदार इंजीनियरिंग चमत्कार कैसे बने, जानने के लिए वंडर्स आर डिकोडेड को सब्सक्राइब कर हमारे सफर में शामिल हों। अपने विचार नीचे साझा करें। क्या पनामा नहर इसकी कीमत के लायक थी? अब कौन सा अजूबा डिकोड करें?